नमो नमः आदित्य। सीटेट के पहले क्लास आज प्रारंभ होने जा रही है। तो उसमें सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि हमको यहाँ पढ़ना क्या है, क्या क्या चीज़ें हमसे पूछेगा, कौन कौन सी चीज़ें हम पढ़ें ताकि हमारे पास अधिक से अधिक नंबर आ सके, कलेक्ट हो सके। तो उसके लिए सबसे पहले हम विषय वस्तु जान लेते हैं, उसका इंडेक्स जान लेते हैं कि क्या है उसमें। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट हमारा होता है कि हम उस चीज को जाने कि जो पॉइंट हमारे लिए है। अब इस विषय सूची में क्या क्या हमसे पूछेगा वो चीजें नोट की जाएंगी। सीटेट में हमसे क्या प्रश्न पूछता है, क्या नहीं पूछता है, कौन कौन सी चीजें ग्रामर क्षेत्र की व्याकरण पोर्शन की पूछता है, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो गद्यांश पद्यांश से क्वेश्चन लेकर के पूछेगा। तो ये सारी चीजें थोड़ी सी हमको यहाँ पे वर्तमान में सबसे पहली क्लास में हमारी वही होती है कि हम पहले विषय सूची को समझें। ठीक है, तो उसमें देखिए हिंदी 2 पॉइंट पे रख देते हैं कि हिंदी में 2 पॉइंट रखेंगे और वो दोनों पॉइंट क्या रहेगा। तो एक पॉइंट देख लीजिएगा, गद्यांश या पद्यांश, और एक रहेगा मनोविज्ञान। दो पॉइंट हो गए आपके, एक पॉइंट गद्यांश पद्यांश से हो गया, एक पॉइंट मनोविज्ञान हो गया। तो याद रखिएगा कि इसमें जो हमारा पॉइंट होगा कि 15 प्रश्न इसमें से होंगे और 15 प्रश्न मनोविज्ञान के होंगे। मनोविज्ञान के 15 प्रश्नों में सबसे अत्यधिक जो प्रश्न आपसे पूछा जाएगा वो है शिक्षण सूत्र, शिक्षण से संबंधित, वो मनोविज्ञान में होता है। ठीक, गद्यांश पद्यांश में जब आप आएंगे तो उसमें वो 15 क्वेश्चन किसी भी स्तर पे आपसे गलत नहीं होना चाहिए। वो क्यों नहीं गलत होना चाहिए? क्योंकि वह हमारे विवेक पर निर्भर है, क्योंकि हमारे पास प्रश्न भी होते हैं, उत्तर भी होते हैं, हमको बस छांट के लिखना होता है, समझ के लिखना होता है, समझ को ट्रिक करना होता है। तो ये चीजें जो है आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट कही जाएंगी, महत्वपूर्ण कही जाएंगी कि जो हमारे पास है वो क्यों गलती हो। ठीक है, वो चीज गलत नहीं होनी चाहिए। आप इस चीज को केयर बना लें, ध्यान में रख लें कि ये जो चीज है हमारे पास प्रश्न भी है और उत्तर भी है, दोनों चीजें हैं। ठीक, अब आते हैं कि अगर गद्यांश पद्यांश में से ही प्रश्न पूछता है तो वो प्रश्न क्या क्या होते हैं। ये चीजें ध्यान देने योग्य है कि प्रश्न कहां कहां से पूछेगा, ये भी आप देख लें। एक बार में हम इसको मिटा देते हैं, फिर आपको बताते हैं कि गद्यांश से क्या टॉपिक आएगी, पद्यांश से अगर पूछना होगा तो क्या पूछेंगे। ठीक है ना, या आपको लास्ट में चल के मनोविज्ञान, पहला तो काम हमारे जो मनोविज्ञान के शिक्षक होंगे वो आपको मनोविज्ञान उसके थ्रू पढ़ा देंगे, निश्चित है। विषय के लिए हमेशा दिमाग में बनाए रखिएगा कि जो विषय विशेषज्ञ हो
उससे पढ़ा जाए तो और आनंद आता है पढ़ाई का, ठीक है ना। हम कह दें कि हम हिंदी संस्कृत पढ़ाते हैं, लाओ इसमें 15 क्वेश्चन मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान भी हम ही पढ़ा देते हैं, ठीक है, तो वह आपके साथ धोखा हो जाएगा, गलत हो जाएगा, वह अच्छा नहीं है। इसीलिए मनोविज्ञान आपको मनोविज्ञान के टीचर के थ्रू में बताया जाएगा, वो शिक्षक बताएंगे कि कौन सी श्रेणी में कितने क्वेश्चन कहां पर किस तरीके के पूछे जाते हैं आपसे, ठीक है ना। तो हम गद्यांश पद्यांश में से टॉपिक आपसे पूछे जाने वाले प्रश्न को हम बताते हैं कि यहाँ पे क्या होना है, ठीक है। अब देखिएगा, आपके पास गद्यांश पद्यांश से संबंधित 15 प्रश्न जो रहेंगे, यदि गद्यांश के टॉपिक हुआ करेगी आपके पास, हो सकता है कभी कभी सीटेट के पेपर में दोनों गद्यांश डाल देता है, कभी कभी एक गद्यांश और एक पद्यांश डालता है, एक गद्य और एक पद्य डालता है, ठीक है। दोनों गद्य डाल देता है तो एक पॉइंट वहां खत्म हो जाता है। जो पद्य से संबंधित है वो है रस अलंकार। छंद का प्रश्न नहीं हुआ है सीटेट में अभी तक, लेकिन रस और अलंकार जब प्रश्न पद्यांश के बनते हैं तो उसमें होता है, ठीक है ना। तो अगर दोनों गद्यांश पूछ देता है तो वो टॉपिक वहां से समाप्त हो जाती है। यदि पद्यांश पूछ दिया तो जाहिर सी बात है, निश्चित है आपके लिए कि या तो रस एक क्वेश्चन और नहीं तो अलंकार एक क्वेश्चन आपके लिए निर्धारित है, वो देगा ही देगा आपसे। तो यदि गद्यांश में हम प्रश्न रखते हैं आपके पास कि कौन कौन से टॉपिक पूछी जाती है, टॉपिक की बात कर रहे हैं, कौन कौन से विषय आपको अध्याय कह लें या टॉपिक कह लें वो पूछी जाती है, बस इस चीज पे आपको बताते हैं कि सबसे पहले संधि टच करता है। हो सकता है संधि का एक प्रश्न शामिल कर दे व्याकरण ग्रुप से। अगर संधि के साथ हो सकता है कि एक प्रश्न आपसे समास का कर दे, यदि संधि और समास में से दोनों प्रकरण से प्रश्न आपके सामने रख दिया तो एक बात और जाहिर है कि यह नहीं पूछेगा। ये भी दिमाग में रहे। लेकिन अगर दोनों में से कोई एक प्रश्न आपके सामने रखता है, या तो संधि में से एक क्वेश्चन या तो समास में से एक क्वेश्चन, तो जाहिर सी बात है, निश्चित है कि प्रत्यय एक क्वेश्चन आपके लिए फैक्ट सही है, वहां पे रखना ही रखना है, मानेगा नहीं वो, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन प्रत्यय के हो जाएंगे। अभी ऑनलाइन जब से शुरू हुआ है तब से एक प्रश्न और टच किया जा रहा है, एक प्रकरण और व्याकरण का टच किया जा रहा है, वह है कारक। ठीक, कुछ वर्षों के अंतराल करके जब सीटेट सत्र में एक साल में 2 बार हुआ करते थे, अब तो एक ही कराने में वर्ष व्यतीत हो जा रहा है, लेकिन जब 2 हुआ करते थे एकदम समय पर, उसमें एक 2 पॉइंट और नोट किए गए हैं। वो आते हैं पर्यायवाची के रूप में या विलोम के रूप में। ठीक है, ये आपके पास प्रश्न होंगे। अब याद रखिएगा, इनमें से, इन सभी प्रकरणों में से मात्र आपके पास 2 से 3 प्रश्न रहेंगे व्याकरण बेल्ट, व्याकरण क्षेत्र से। वहीं यदि आपके साथ कहीं पद्यांश एक टॉपिक बना दिया तो इतने तो रहेंगे ही,
हो सकता है इतने में से कोई एक न एक क्वेश्चन आपके सामने रख दे, लेकिन यदि पद्यांश की टॉपिक है तो आपके लिए 1 से 2 प्रश्न बढ़ने के चांस अधिक हो जाते हैं, 1-2 प्रश्न बढ़ सकते हैं, और वो जो जिस क्षेत्र से बढ़ेंगे वो क्षेत्र होगा अलंकार। ठीक, और अलंकार का प्रश्न यदि नहीं प्रश्न किया आपके पद्यांश के टॉपिक में तो निश्चित है कि आपसे एक टॉपिक और टच कर देगा, रस, ये फिक्स है। ये आपके पास टॉपिक है, संधि, समास, प्रत्यय, कारक, पर्याय, विलोम, अलंकार, रस। ये आपके सीटेट के टॉपिक में है, जो 12 साल के प्रश्न पत्रों में देखे गए हैं, पढ़े गए हैं। तो ये सारे सब्जेक्ट के प्रश्न आपके सामने रखे गए हैं, और इन्हीं सब को हम आपकी क्लास में पढ़ाएंगे। और हमारी पहली क्लास जो होगी, आपको बताया ना कि यदि संधि का प्रश्न रखता है तो याद रखिएगा कि संधि के प्रश्न में से समझने के लिए हमें सबसे पहले वर्ण प्रक्रिया समझनी पड़ेगी। कौन सी प्रक्रिया? वर्ण प्रक्रिया। अब वर्ण प्रक्रिया अगर नहीं समझ में आया है तो याद रखिएगा कि संधि समझना मुश्किल सा हो जाता है। कुछ लोग, बहुत चीजें हमने अपने एकेडमिक से लेकर के और उसमें देखा है, बहुत लोग बताते हैं, एक ट्रिक बताते हैं, ट्रिक। इस ट्रिक के द्वारा इसको समझा जा सकता है, इसको पढ़ा जा सकता है। जैसे संधि के प्रकरण में अगर आएंगे तो कई लोगों का कहना है कि जहां ए आएगा, ओ आएगा, वहां गुण संधि होगी। ठीक है, लेकिन इसकी काट है, विसर्ग संधि में जाओ, मनोरथ बना लो, मनो में ओ आया है, कर दो कि यहां गुण संधि है। तो हर बात ट्रिक में नहीं निर्धारित कर सकते। आप ट्रिक को तभी समझ में आपको आ सकता है जब आप उस टॉपिक को गहन अध्ययन के रूप में पढ़े रहेंगे, गहनता से, स्पष्टता से, समझदारी पूर्वक पढ़े रहेंगे, तो जाके आपको सारी ट्रिक कामयाब होगी। नहीं तो फिर यथावत जैसे आप हैं वहीं रह जाएंगे। इसीलिए टेक्निक के पीछे, ट्रिक के पीछे हमारा कहना है कम भगिए। कब भगिए उसका भी उपाय है। कब भगिए ट्रिक के पीछे? जब उस टॉपिक को अच्छे तरीके से समझ लीजिए, पढ़ लीजिए, आप खुद ट्रिक बना देंगे। आपको किसी अन्य शिक्षक को समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ये ट्रिक है। ठीक है ना? तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम क्लास की शुरुआत करेंगे। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक है संधि, और संधि को समझने के लिए हम सबसे पहले किसको पढ़ेंगे? वर्ण प्रक्रिया को पढ़ेंगे। ठीक है ना? सबसे पहले कौन सी प्रक्रिया? वर्ण प्रक्रिया। वर्ण प्रक्रिया में वो भी सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट, संधि के अगर दृष्टिगत देखा जाए तो सबसे ज्यादा अगर वो होती है तो वो उसमें जो हम संयुक्त स्वर बनाते हैं एक दूसरे से मिला करके, वो बहुत महत्वपूर्ण हुआ करती है। ठीक है, तो उसी प्रकरण को हम आगे लेकर के चलते हैं और इसमें आपको बताते हैं। ये एक टॉपिक आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें ये टॉपिक है आपके सीटेट के प्रकरण में। और इसके अलावा यदि अन्य क्वेश्चन भी आपको समझा देंगे, लेकिन सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारी विषय वस्तु है उसको समझ लिया जाए, वो बेहतर होगा। अब हमारी जो टॉपिक होगी उसका नाम होगा वर्ण प्रक्रिया। कहा जाए वर्ण कहते किसको है? नाम तो रख दिए भाई, वर्ण प्रक्रिया रख दिए। चलो, वर्ण कहते किसको है? पहला पॉइंट यही आएगा क्वेश्चन। तो वर्ण जब हम बात पे आएंगे वर्ण पे, तो उसको परिभाषित रूप में यदि लिखा जाएगा तो कहेगा भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। अगला प्रश्न होगा कि
वर्ण होते कितने प्रकार के हैं? उसके संबंध में कहा कि वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। वर्ण कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। पहला नाम किसका आया? स्वर। और दूसरा नाम किसका आया? व्यंजन। स्वर और व्यंजन। स्वर किसे कहते हैं? तो कहा कि वे वर्ण जो स्वतंत्र होते हैं, वे वर्ण जो क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। अरे स्वर कहते हैं, सॉरी, उन्हें स्वर कहते हैं। ठीक है। अब क्या करेंगे? इसके भी विभाग हुआ करते हैं, इसके भी प्रकार हुआ करते हैं। तो कहा स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो कहा 3 प्रकार के होते हैं। स्वर कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। अब वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला नाम आया किसका? लघु का। ठीक है। उसके बाद किसका नाम आया? दीर्घ का। और उसके बाद किसका नाम आया? प्लुत का। याद रखिएगा, लघु को मूल कहते हैं, और जब हिंदी में पहुंचा रहे, संस्कृत में जब पहुंचेंगे तो इसी का एक नाम और होगा, वो होगा ह्रस्व। उसका एक नाम और होगा, क्या होगा? ह्रस्व होगा। ठीक है। तो लघु या मूल, दीर्घ और प्लुत। ठीक। अब लघु स्वर वो क्या होते हैं? परिभाषित तौर में लिखा भी जा सकता है। आप चाहें तो, परिभाषा हम बोल दे रहे हैं, चाहे तो लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं उसको, वीडियो रोक करके आप लिखने से। ठीक है। तो लघु माने क्या है? छोटा। छोटा जब वर्ण बोलेंगे तो उसमें जो समय होगा वो सबसे कम लगेगा। ठीक है। तो उसके संबंध में कहा कि जिन वर्णों को बोलने में सबसे कम समय लगता हो उनको लघु कहते हैं। जिन वर्णों को बोलने में सबसे कम समय लगता हो उसको क्या कहेंगे? लघु कहेंगे। ठीक। और वो वर्ण कौन कौन से होते हैं? तो कहा अ, इ, उ, री। कितने वर्ण हैं? यदि सीटेट की क्लास है, यूपीटेट की क्लास होती तो यह भी प्रश्न हो सकता था कि लघु स्वरों की संख्या कितनी होती है। ठीक है। तो कोई बात नहीं, लघु स्वरों की संख्या कितनी है? 4। अ, इ, उ, री। अब इसी को हम लेके चलेंगे दीर्घ में। अभी हम आपको बता रहे हैं कि इसको मूल क्यों कहते हैं। दीर्घ में दीर्घ वर्ण कौन है? लघु जो बना लिए ना कि जो वे वर्ण जो सबसे कम समय में बोले जाते हैं उनको क्या कहते हैं? लघु वर्ण कहते हैं, लघु स्वर कहते हैं। ठीक। तो दीर्घ के लिए जब हम आएंगे तो कहेगा कि वे वर्ण जो लघु की अपेक्षा अधिक समय में बोले जाते हैं उनको क्या कहते हैं? दीर्घ वर्ण कहते हैं। उनको क्या कहते हैं? दीर्घ वर्ण कहते हैं। और उसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं तो वो भी जान लिया जाए। आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ऊ, औ। कितने वर्ण दीर्घ में आते हैं? अब देखिए, इतने वर्ण दीर्घ में आए, कितने हो गए? इनकी संख्या क्या कितनी हो गई? तो कहा 7। अब जब ये 7 की संख्या हो गई और सामने आपको मिला है लघु स्वर की संख्या 4, 7 और 4 को जोड़ देंगे तो कितनी संख्या पहुंच जाएगी? 11। अब प्रश्न हो जाए कि लघु स्वरों की संख्या कितनी? तो क्या हो गई? लघु स्वरों की संख्या 11 हो गई। ठीक है। लघु कौन से स्वर कहलाए? जो सबसे कम समय में बोले गए।
दीर्घ स्वर कौन कहलाया? जो लघु की अपेक्षा अधिक समय में बोले गए। और ये आपके सामने वर्ण है अ ई उ री, ये लघु में आए। दीर्घ में आए आ ई उ ए ऐ ओ औ। ठीक है। अब एक सवाल आपके लिए बनाते हैं। अब मूल पे आइएगा। मूल क्यों कहते हैं? देख लीजिए अ ई उ री 4 वर्ण हैं और दीर्घ में बनाए गए हैं आ ई उ ए ऐ ओ औ। तो ये जो वर्ण बनाए गए हैं आ ई उ ए ऐ ओ औ, ये सभी के सभी क्या हैं? इन्हीं से मिलकर के बनाए गए हैं। सभी के सभी जो दीर्घ स्वर हैं वो सब किस पे बनाए गए हैं? लघु पे बनाए गए हैं। लघु को एक दूसरे में आपस में जोड़ करके मिला करके बनाया गया वर्ण है दीर्घ। इसीलिए इसका नाम एक रख दिए क्या? मूल। क्योंकि उसी से बना है, जिससे बने हैं वो भाई मूल रूप में, वो मूल रूप में प्राप्त है, उनसे आगे के वर्ण निर्मित हुए हैं। इसलिए इसका एक पॉइंट रखते हैं मूल के पक्ष में कि इसका नाम क्या होगा? मूल होगा। जैसे आप देख लीजिए, आपको बताते भी चलते हैं किसमें कौन सा वर्ण मिला है। ठीक है। आ है, आ में अ के साथ एक और अ जब जोड़ेंगे तो आंसर हमको मिलेगा आ। ठीक उसी प्रकरण से, उसी तरीके पर ई के साथ एक और ई जोड़ेंगे, तो ई के साथ एक और ई जोड़ेंगे तब हमें प्राप्त होगा क्या? बड़ी। ठीक उसी तरीके पर ऊ के साथ एक और ऊ जोड़ लेंगे तब हमारा आंसर क्या बन जाएगा? बड़ा ऊ। ठीक है। अब एक चीजें और यहां से बताते चलते हैं जो संधि में आपके लिए कारगर होगी। वो चीज है कि ये दोनों आपस में एक जैसे स्वर से मिल करके बने होते हैं। अ से अ, ई से ई, ऊ से ऊ। तो इसीलिए आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ सब अपने वर्ण में समान कहलाते हैं। जैसे अ धन अ बराबर आ, तो अ धन आ बराबर क्या? तो का कोई कुछ नहीं, आप ज्यादा मत सोचो उस पर। आप क्या करो उसको, आप इतना ही जानो कि ये दोनों एक वर्ण आपस में मिलकर के बने हैं। वो ये भी अपना ही माना जाएगा, अपने ही समान माना जाएगा, अपने जैसा माना जाएगा, अपना बड़ा भाई माना जाएगा, बड़ा माना जाएगा, बस अलग नहीं माना जाएगा इसको। इसलिए इसको क्या कर दिया? समान कर दिया। और आपके लिए प्रश्न भी बनता है कि समान वर्णों में कौन सी संधि होती है, तो हमेशा दिमाग में रखिएगा। हम संधि के प्रकरण में आएंगे तो इसके टॉपिक की चर्चा भी करेंगे कि समान वर्णों में हमेशा दीर्घ संधि होती है। ठीक है ना। ये सारे दीर्घ के वर्ण हैं। यहां आइएगा। अब चलते हैं इनके पास। अब आते हैं, देखिएगा एक पॉइंट और आपको बताते हैं। यहीं पे सारी चीजें आपने समान में बना लिया है। अ से आ बना लिया, ई से बड़ी ई बना लिया, ऊ से बड़ा ऊ बना लिया। अब 4 वर्ण बन गए हैं, ए ऐ ओ औ, ये बचे हुए वर्ण हैं। ये कैसे बनते हैं इस चीज को देखते हैं। ठीक है। तो अ के साथ अ जोड़े थे तो आ बना था, लेकिन अ के साथ जब ई जोड़ेंगे, अ के साथ क्या? ई। तो जब अ के साथ ई जोड़ लेंगे तो हमें एक वर्ण नया मिलेगा, वो है ए। इसमें अ के साथ ई। ठीक है ना। अ के साथ समझिएगा, हमने बस सिर्फ ये वर्ण प्रक्रिया आपको केवल संधि के लिए बता रहे हैं, दूसरे किसी लक्ष्य के लिए नहीं। इससे आपसे प्रश्न नहीं होंगे, दिमाग में रखेगा। जितना इसको सही तरीके में समझ लेंगे उतना ही संधि आपको आसान लगेगी और अच्छे तरीके से समझ में भी आएगी। ठीक है। तो अ के साथ जब ई जोड़ेंगे तो एक आपको नया वर्ण मिल जाएगा, क्या? ए। ठीक उसी तरीके में अ के साथ यदि ऊ जोड़ देंगे, अ के साथ क्या जोड़ देंगे? ऊ। अ के साथ ई जोड़े थे यहां पे, अब यहां अ के साथ क्या जोड़ेंगे? ऊ जोड़ेंगे, तो आपको एक और अलग वर्ण मिलेगा, वो है ओ। इसमें क्या क्या जुड़ता है देख लीजिए। अ के साथ ऊ जोड़ता है। क्या जुड़ता है? अ के साथ ऊ जोड़ता है। ठीक है। तो
ओ मिल जाता है। अब देख लीजिए आपको दो वर्ण मिल गए, ए और ओ। अभी भी दो वर्ण बाकी हैं, कौन कौन से? तो कहा ए और औ बाकी है। तो ए और औ को जोड़ने के लिए आपको बता देते हैं। जब इसमें आप पहुंचेंगे तो अ धन ई बराबर ए बनाए थे। अब यहां एक टॉपिक बन जाएगी कि अ धन ए। तो जब अ धन ए कर देंगे तब आपके लिए एक नया वर्ण और मिलेगा। वो क्या होगा? वो ए होगा। वो क्या होगा? ए होगा। और उसी तरीके पर औ के पास जब पहुंचेंगे तो अ धन उ जोड़ करके ओ बनाए थे। अ के साथ क्या जोड़ देंगे? अब ओ जोड़ देंगे। जैसे अ के साथ ए जोड़ के ए बनाए थे, उसी तरह से अ के साथ ओ जोड़ेंगे तो हमें एक नया वर्ण मिलेगा, वो है ओ, औ। क्या क्या जोड़े हैं, किसमें किसमें जोड़े हैं, एक बारगी इसको देख लिया जाए फिर से। अ में अ जोड़ करके आ बनाए, ई में ई जोड़ करके ई बनाए बड़ी ई, और ऊ में ऊ जोड़ करके बड़ा ऊ बना लिए। ठीक, अब मूल पर आपको बता रहे हैं इस पे। अब इसी प्रक्रिया को एक बार और सबमिट करिए कि दो सब में समान वर्ण जोड़े हैं, अ धन अ किए हैं, ई धन ई किए हैं, उ धन उ किए हैं। अब इसको अलग करिए। अलग करने का क्या मतलब? अ के साथ ई जोड़ने पर क्या होगा? अ के साथ उ जोड़ेंगे तो क्या होगा? ठीक है, अ के साथ ए जोड़ देंगे तब क्या होगा? अ के साथ ओ जोड़ देंगे तब क्या होगा? तो इस प्रकरण को देखा जाएगा अब कि अ के साथ जब ई जोड़े थे तो हमको आंसर मिला था ए। ठीक है, अ के साथ उ जब जोड़े थे तो हमको आंसर मिला था ओ। देख लीजिएगा ध्यानपूर्वक इस चीज को कि अ के साथ ई जोड़ दिए थे तो हमें क्या मिला था? कौन सा वर्ण मिला था? ए मिला था। अ के साथ यहीं पे है, अ के साथ जब उ जोड़ दिए थे तब हमको क्या आंसर मिला था? ओ मिला था। तो इतने आंसर तो मिल गए थे। अब क्या कहा? यदि अ के साथ ए जोड़ देंगे तब हमारा आंसर क्या मिलेगा? तो वो होगा ए। और अ के साथ अगर ओ जोड़ देंगे तब हमारा आंसर क्या होगा? औ। लघु या मूल ह्रस्व, लघु को ही ह्रस्व कहते हैं, हमने आपको पहले ही बताया था कि जब आप संस्कृत में जाएंगे तो लघु को ह्रस्व कहा जाएगा। और ये अकाट्य है कि अगर हिंदी में भी आप अगर कहते हैं कि ह्रस्व तो गलत थोड़ी होगा, सही होगा वो। ठीक है, अब इस चीज पे आइए कि प्लुत किसको कहते हैं? प्लुत किसको कहेंगे? प्लुत आपको हम दो तरीके में बता रहे हैं। पहला परिभाषा, लघु और दीर्घ की अपेक्षा अधिक समय में प्रयुक्त होता हो। लघु और दीर्घ की अपेक्षा अधिक समय में प्रयुक्त होने वाले वर्ण जो होते हैं वो प्लुत स्वर कहलाते हैं। तो सारे स्वरों की संख्या तो 11 दिखा दिए और 11 को आपस में बांट दिए, 4 लघु में और 7 दीर्घ में, 11 मिल गए। अब वो कौन सा वर्ण है जो प्लुत में प्रयोग होता है? तो याद रखिएगा वो वर्ण नहीं है, यही वर्ण है जो लघु और दीर्घ में प्रयुक्त हुए हैं, अलग से कोई नाम लेके नहीं आते। ठीक है, अब हम प्लुत को समझने के लिए एक पॉइंट यदि और डाल दे यहां पे आपको कि लघु और दीर्घ को समझने के बाद प्लुत में हम क्या करेंगे, तो वहां एक पॉइंट चेक कर लीजिएगा। आपको बताते हैं कि लघु में सबसे कम समय लगा है, सबसे कम समय लगा है, इसलिए इसका एक नाम रख दिए हैं क्या? एक मात्रिक रख दिए हैं। क्या रखे हैं? एक मात्रिक। और वहीं जब दीर्घ को किए हैं
तो दीर्घ में लघु की अपेक्षा अधिक समय लगा है, इसलिए उसका एक नाम क्या दे दिए हैं, द्विमात्रिक। लघु को एक मात्रिक, दीर्घ को द्विमात्रिक। अब चलेंगे प्लुत में, तो याद रखिएगा मात्राओं के आधार पर लघु और दीर्घ की अपेक्षा अधिक समय में बोले जाने वाले वर्ण जो होते हैं वो प्लुत कहलाते हैं। तो वो कैसे समझ में आएगा, देख लीजिए। एक हमने कहा कल, तो क में भी अ, ल में भी अ, काम खत्म। एक वैसे शब्द को हमने प्रयोग कर दिया काल, तो का में आ, तो क का जो अ था वो आ के रूप में परिवर्तित हो गया, ठीक। और उसी को हम काल, तो का आ जो था वो थोड़ा सा समय अधिक लिया, और जो समय अधिक लिया उसी का नाम क्या है, प्लुत है, ठीक है। और उसी प्लुत को हम अब क्या करते हैं कि उसका नाम रख देते हैं क्या, त्रिमात्रिक। उसका नाम क्या रख दिए हम, त्रिमात्रिक रख दिए, ठीक है। और प्लुत के लिए बताया भी जाता है, याद रखिएगा प्लुत के शब्दों में हिंदी के लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है, वो है शाबाश, ठीक है। एक शब्द क्या है, शाबाश, ठीक है ना। इसके अलावा जो शब्द आपको मिलेंगे, जो वर्ण मिलेंगे, वो सब संस्कृत से लाए गए हैं, जैसे हे, अहे के आगे कब प्लुत का स्वर वहां भी लगता है जब किसी को संबोधित किया जाता है, किसी सामने वाले को बुलाया जाता है, किसी को दूर से बुलाया जाए या किसी को संबोधित कर दिया जाए, वहां प्लुत स्वर हुआ करते हैं, तो उसके लिए संबोधन का चिन्ह, ठीक। उसके बाद एक शब्द आएगा अरे, अरे का प्रयोग भी जहां होता है वो कहां होता है, तो जहां भी होगा अरे क्या हुआ, अरे यार कैसे हो, तो जो अरे शब्द प्रयोग हो रहा है ना वो सब किसके लिए है, प्लुत स्वर के लिए, ठीक है। तो अरे शब्द भी है, हे शब्द भी है, और इसके अलावा एक और वर्ण प्रयोग किया जाता है, वो है ओम, क्योंकि ओम का उच्चारण जो है हमेशा लंबे स्वर में किया जाता है, ओम, तो वो लंबा स्वर होता है। लंबा स्वर होने का कारण जो है वो क्या होता है, प्लुत स्वर होता है। अब देख लीजिएगा, एक मात्रिक के वर्ण, द्विमात्रिक के वर्ण और त्रिमात्रिक के वर्ण। और एक पॉइंट आपको प्लुत स्वर की पहचान के लिए एक और बताते चलते हैं, जो संस्कृत से रिलेटेड है, हिंदी में प्रयोग कर लिया जाता है। यदि किसी शब्द के बाद हिंदी की संख्या 3 प्रयोग हो गई, यदि किसी शब्द के बाद हिंदी की संख्या 3 प्रयोग की गई है तो वहां प्लुत स्वर होगा। जैसे आपको बताते चलते हैं, यहां पे कहा रमेश, तो रमेश में यदि आगे जब 3 लगा दिया तो ये प्लुत स्वर का उदाहरण हो गया। अब देखिएगा, प्लुत के पास अपना कोई वर्ण नहीं था, प्लुत के पास अपना कोई वर्ण नहीं था, लेकिन उसने एक ऐसा चिन्ह रख लिया अपने लिए कि किसी शब्द पर लगा देगा, किसी शब्द पर प्रयोग कर देगा, वह प्लुत स्वर का उदाहरण हो जाएगा। किसी शब्द पर प्रयोग कर दिया वह क्या हो गया, प्लुत स्वर का उदाहरण हो गया, ठीक है। अब आइएगा, आपको एक चीज और यहीं पे बताते चलते हैं, त्रिमात्रिक, लघु, दीर्घ, प्लुत के साथ साथ 3 तो मिला ही आपके लिए, ठीक है। अगर किसी को दूर से बुलाया जाए, किसी को दूर से क्या किया जाए, बुलाया जाए, तो जब किसी को दूर से बुलाया जाएगा ना, तो
जो स्वर उसमें प्रयोग होगा वो सब प्लुत स्वर होगा। जैसे मान लीजिए आप घर पे हैं, क्लास में हैं, अलग अलग शब्दावलियां प्रयोग होती है। घर पे हैं, बुलाना हुआ बाबू, तो बाबू के ऊ जो है वो क्या है, प्लुत स्वर हो गया। अब वहां पे सामान्य समय जो लघु था वो कम समय में बोला गया बाबू, बाबू। जब वही प्रयोग किया बाबू, तो दूर से बुलाएंगे तभी ये लंबी दूरी आप खींच सकते हैं, अन्य कहीं नहीं। नजदीक वाले के लिए थोड़ी खींचेंगे। तो दूर से बुलाए जाने के लिए, संबोधित करने के लिए जो प्रयोग होता है उसका नाम है प्लुत स्वर। तो हो गया लघु स्वर में अ ई उ री आ गए, दीर्घ में आ बड़ी बड़ा उ ए ऐ ओ औ आ गया। किन किन वर्णों से बने हैं आपको हमने ये भी बताया, कौन कौन से वर्ण का प्रयोग हुआ है ये भी आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद प्लुत, इन तीनों स्वरों का एक एक नाम भी है, एक मात्रिक, द्विमात्रिक, त्रिमात्रिक, इनसे आप परिचित हो गए, ठीक है। अब आपको चर्चा करेंगे व्यंजन के पक्ष में, ठीक है। इनको हम व्यंजन के विषय में बताएंगे। व्यंजन कहते हैं किसको है, तो कहा कि वर्ण प्रक्रिया के वे वर्ण जो स्वर की सहायता से प्रयोग होते हैं उनको व्यंजन कहा जाता है। मात्राओं के आधार पे, जैसे आपने पढ़ा एक मात्रिक, द्विमात्रिक, त्रिमात्रिक, उस प्रकार से व्यंजन को अर्धमात्रिक कहा जाता है। व्यंजन हमेशा आधे होते हैं, पूरे कैसे किए जाते हैं, वो स्वर की सहायता से। इसलिए कहा कि वे वर्ण जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उनको क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। वे वर्ण जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उनको क्या कहते हैं, व्यंजन वर्ण कहते हैं, ठीक है। अब देखिएगा, लिख भी लीजिए, कहा होते कितने प्रकार के हैं, व्यंजन होते कितने प्रकार के हैं, तो याद रखिएगा व्यंजन हमेशा कितने प्रकार के, 4 प्रकार के होते हैं। व्यंजन कितने प्रकार के हो गए, 4 प्रकार के। कौन कौन से, ये भी बात होगी ना, कौन कौन से प्रकार होते हैं। पहले का नाम रखे क्या, स्पर्श। दूसरे का क्या नाम रखे, अंतस्थ। तीसरे का क्या नाम रखे, ऊष्म। और चौथे का क्या नाम रखे, संयुक्त। ये 4 प्रकार होते हैं, ठीक ना। स्पर्श क्या है, स्पर्श किसको कहते हैं, स्पर्श के संबंध में कहता है कि आप जब वर्ण बोलते हैं ना, तो वर्ण बोलने के समय हमारी जो जिह्वा है वो मुख के अंदर जिन जिन स्थानों का स्पर्श करती है और वह स्पर्श करने के उपरांत जो वर्ण उत्पन्न होते हैं, जो बोल दिए जाते हैं, उन्हीं का नाम स्पर्श है, उन्हीं का नाम स्पर्श है। और वो कितने होते हैं, तो संख्या में 25 हैं, और इन 25 की संख्या को बांटा गया है, डिवाइड किया गया है। तो कितने में डिवाइड किया गया है, तो 5 में डिवाइड किया गया है। और वो क्या कहलाए, वर्ग कहलाए हैं। वर्ग किसको कहते हैं, कुछ वर्णों के समूह को। गणित वाला वर्ग मत समझ लीजिएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई वाला मामला गड़बड़ा जाएगा। कुछ वर्णों के समूह को वर्ण कहा जाता है, वर्ग, क्षमा, कुछ वर्णों के समूह को वर्ग कहा जाता है। और वो कौन कौन से, देख लिया जाए। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग,
प वर्ग। अब कहा था कि कुछ वर्णों के समूह को वर्ग कहते हैं। क्या कहा था? कुछ वर्णों के समूह को वर्ग कहते हैं। तो वो कुछ वर्ण है कौन? क वर्ग कितने वर्णों को लेकर के नाम में बनाया गया कि इतने वर्ण क वर्ग में आएंगे, तो उसका उच्चारण स्थान में आएंगे, तो उसका विभाजन उच्चारण स्थान से हुआ है, आपको वहां भी बताएंगे वो। ठीक है, तो क वर्ग में जो वर्ण आए हैं वो है क, ख, ग, घ, अंग। उसी तरीके में च वर्ग में अब आने वाले वर्ण हैं च, छ, ज, झ और य। ट वर्ग में आने वाले वर्ण हैं ट, ठ, ड, ढ और ड़। त वर्ग में आने वाले वर्ण हैं त, थ, द, ध और न। अब प वर्ग में आने वाले वर्ण हैं प, प, ब, भ और म। ठीक है, ये वर्ग है। इनको वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है, ये भी दिमाग में रखेंगे, इनको वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है, ये दिमाग में रहे। ठीक है ना। इसके बाद ये आपको बता रहे हैं जब आएगा व्यंजन संधि, तो व्यंजन संधि का में इनका प्रयोग लगेगा, किसके जगह पे कब कौन सा वर्ण आएगा तो उनको क्या हो जाएगा। इसके लिए आपको ये व्यंजन वर्ण का प्रकरण, वरना अधिकतम आपसे प्रश्न जो होंगे ना वो स्वर संधि का प्रकरण होगा, जब स्वरों की बात हम किए थे उसी में हो जाएगा। लेकिन एक आध प्रश्न जो है व्यंजन संधि से भी प्रश्न होता है, तो हम लोग किसी भी प्रश्न को, किसी भी टॉपिक के क्षेत्र को हम लोग छोड़ेंगे नहीं। एक भी प्रश्न हमसे क्या कहते हैं, छूटना नहीं चाहिए, मिस नहीं होना चाहिए, एक भी प्रश्न। ठीक है ना। 30 प्रश्न है हिंदी में, 30 में 30 फिक्स होना चाहिए, ये पढ़ाई हमारी होनी चाहिए, तब जाके पढ़ने को तो रोज डेली हर व्यक्ति, हर पर्सन पढ़ता है। कुछ लोग पढ़ते ही रहते हैं, माँ बाप कहते हैं हमारा बाबू बहुत पढ़ता है। ठीक है, हमारी बिटिया बड़ी पढ़ती है, अब पता चला 2 नंबर से रह गया, 1 नंबर से रह गया, तो उस 2 नंबर से रह गया, 1 नंबर से रह गया, इस मिथक को तोड़ने के लिए हमें 30 में 30 चाहिए, और चाहिए तो चाहिए। इसी को योग की भाषा में हठ योग कहते हैं। हमारा हठ है, हमको चाहिए तो चाहिए और हम कर लेंगे, ये भी फिक्स है। हाँ ठीक है ना। तो वर्गीय व्यंजनों की संख्या कितनी हो गई हो? 25, और वर्ग कितने हो गए? 5, और प्रत्येक वर्ग में वर्ण कितने आए? 5। और याद रखिएगा वहां पर 1-2 पॉइंट और दिमाग में रखा जाएगा, जब संधि में आ जाएगा तो किसका क्या नाम है वो स्थान आप जान लीजिए, कौन सा वर्ण किस स्थान पे जाना जाता है। तो इसको पहला स्थान दिया गया, 1 मिनट, ठीक है। इसको जो स्थान मिला वो दिमाग में रखिएगा, इनको पहला स्थान मिला, यानी क वर्ग का पहला वर्ण, ये क वर्ग का दूसरा वर्ण, ये क वर्ग का तीसरा वर्ण, ये क वर्ग का चौथा वर्ण, और ये क वर्ग का 5वां वर्ण है। प्रत्येक वर्ग में वही दशा हो जाएगी, ये च वर्ग का पहला वर्ण, च वर्ग का दूसरा वर्ण, च वर्ग का तीसरा वर्ण, च वर्ग का चौथा वर्ण, च वर्ग का 5वां वर्ण। 1 2 3 4 5 आपको पता है, लेकिन आपके दिमाग में बैठ जाए सिर्फ इसीलिए बता रहा हूं।
ठीक है ना। ये सारी चीजें आपको पता है, ऐसा नहीं है कि आप नहीं जानते हो, जानते हो आप, लेकिन क्या कहते हैं उसको, रिपीट, आपके दिमाग में पुनः ये घूमे, आप जब जब सुने तब तक आपके दिमाग में ये आए, इसके लिए। वरना क्या होता है, जब व्यंजन संधि में कहता है वर्ग के पहले अक्षर के स्थान पे वर्ग का तीसरा अक्षर होगा, तो आप वहीं जोड़ने लगते हो, वर्ग, पहला वर्ग, वर्ग का वर्ग कौन सा, पहला क। अब क पे अटक के फिर क्या करते हो, क ख ग, तब जाके ग आता, इतना समय लगाते हो। और सीटेट के पेपर में प्रश्न इतने, हमारी भाषा में अगर कहा जाए तो इतने छोटे छोटे होते हैं ना, ना बड़े बड़े होते हैं, ताकि उसको समझने में आप समय बीत जाए। तो जितना ही अधिक समय खर्च होने लायक आप पढ़ने का प्रयास करेंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए इसको हमने आपके सामने रिपीट किया कि आप अधिक से, जीव कहा पहले वर्ण के स्थान पे तीसरा वर्ण होगा, तो पहला वर्ण हमारे सामने हुआ करता है, वो कहीं हटता नहीं है, सामने होता है। और वो क्या होता है, जैसे कह दिया दिग्पाल में कौन सी संधि, व्यंजन संधि, सब लोग जानते हैं, लेकिन कहा वर्ग के पहले वर्ण के स्थान पे तीसरा वर्ण होगा, तो क सामने है, दिक धनपाल क सामने है, तो अब कवर का तीसरा वर्ण, अब लगे सोचे क ख ग, ये वाला सिस्टम मत रखिए, कवर का तीसरा वर्ण ग होता है, ऐसे रखिए। इसके लिए हमने आपको ये टॉपिक दिया है, और ना ही तो आप पढ़े हैं, बचपन से यही ना पढ़ते आ रहे हैं, क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गमला, घ से घड़ी, वो थोड़ी पढ़ना है। लेकिन किस वर्ण पे कौन सा जगह पे कौन से वर्ण हुआ करते हैं, बस ये जान लीजिए। और वो 5 वर्णों के स्थान पे हो गए। इसके बाद जो सिस्टम है, आपको क्या करेंगे, अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं। गलफड़ा जानते हैं, गलफड़ा, तो गलफड़ा जो होता है ये बगल का हिस्सा, मसूड़े और गाल के अंदर के बीच का जो हिस्सा होता है उसको गलफड़ा कहते हैं। गलफड़े शब्द का सबसे अधिक प्रयोग किसके साथ होता है, मछली के साथ होता है, क्योंकि मछलियां जो होती हैं वो अपने गलफड़े से सांस लेती हैं, इसीलिए गलफड़े शब्द का सबसे अत्यधिक प्रयोग कहाँ, मछलियों के साथ। ठीक है, तो यहाँ कहा कि अंतस्थ वे वर्ण होते हैं ना, ये कई जगहों से मिलाकर के बने होते हैं। तो कहा कहाँ कहाँ से बने होते हैं, तो कहा कि कुछ वर्ण निष्कासन होता है वायु का गलफड़ों से, तो कुछ वर्ण निकलते हैं जो अंतस्थ कहलाते हैं, तो गलफड़ों से निकलते हैं। उसमें जो वर्ण आते हैं य, र, ल, व, पहले लिख लेते हैं इसको, ये 4 वर्ण हैं अंतस्थ व्यंजन में। तो ये जो 2 वर्ण हैं ये गलफड़ों से आते हैं, यहां से जब हवाओं का निष्कासन होता है अधिक से अधिक, और जिह्वा उसमें सहायता करती है बोलने में, तो इनका उच्चारण होता है। उसके बाद र को बोलने के समय जिह्वा जो है वो थोड़ी सी लटपटा जाती है, टेढ़ी होने लगती है, तो र का उच्चारण होता है। और ल के उच्चारण में जो उच्चारण स्थान में तालु बोला जाता है, तो तालु का हिस्सा यहां से दांत के थोड़ा सा मसूड़े वाले से ऊपर वाला हिस्सा होता है, लेकिन उसमें से भी ल कहां से बोला जाता है, जहां दांत और मसूड़े एक पास मिलते हैं वहां से ल को बोला जाता है, और ऊपर के हिस्से से बोला जाता है। तो अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं वो अलग अलग स्थानों से उच्चरित हुआ करते हैं। तो य और व आपको इसलिए ये अलग अलग बताए कि य और व, इसलिए आपको बताए कि य और व को हिंदी की भाषा में अर्ध स्वर भी कहा जाता है। और र को बोलने में हमारी जिह्वा क्या होती है, लपेटती है, यानी कि रस्सी की तरह से थोड़ा सा घुमावदार होती है, तो उसको लुंठित कहा जाता है। और ल, तो ल को जो है दांत और मसूड़े के बीच के स्पर्श होने के कारण पार्श्विक, दोनों पास में, दोनों के पास से बोलता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, पार्श्विक कहते हैं।
इसको क्या कहते हैं? पार्श्विक कहते हैं। ठीक है, अब देखिएगा लुंठित हो गया, अर्धस्वर हो गया, पार्श्विक हो गया। तो अर्ध स्वर में है लेकिन लुंठित व्यंजन कहलाता है और पार्श्विक भी व्यंजन कहलाता है। लुंठित भी व्यंजन और पार्श्विक भी व्यंजन। ठीक है, अब आते हैं उष्म के पास। इसको एक बार देख लीजिए, फिर हम आपको इसको मिटा के उसमें व्यंजन पर चर्चा करेंगे। ठीक है, नहीं अगर कहा जाए तो नेक्स्ट पेज ले लीजिए। नेक्स्ट पेज पे ये टॉपिक आ गई है, नहीं होगा, मिटाना ही पड़ेगा वो। तीन पेज है ये प्लस, अच्छा 4 हो गया तो गया, शाबाश, गुड गुड, वेरी गुड। चलिए अब इस पे हम आपको बताते हैं उष्म। उष्म किसे कहते हैं? तो उष्म जो है, उष्म का अर्थ ही शाब्दिक है गर्म। उष्म का शाब्दिक अर्थ क्या है? गर्म। अब जान लीजिए कि उष्म जब गर्म है तो ऐसा वर्ण कौन सा है जो गर्म होगा? तो गर्म वर्ण की बात नहीं करता है, याद रखिए। अब ये कहता क्या है? वे वर्ण जो ऊष्मा के द्वारा निकले। तो ऊष्मा के द्वारा निकलने का क्या मतलब होगा? तो ऊष्मा के द्वारा निकलने का क्या मतलब होगा? तो कहा कि ऊष्मा के द्वारा निकलने का मतलब ये है कि वे वर्ण जो उसको बोलने में हमारी मुख से जो वायु निकलती है वो उष्म हो जाए, गर्म हो जाए, या गर्म वायु के निकलने से जो वर्णों का उच्चारण होता है उन्हें उष्म कहते हैं। और वर्ण निकलते का वो कौन कौन से वर्ण होते हैं तो वो भी जान लीजिए। वो है श, श, स और ह। 4 वर्ण हैं और इन 4 वर्णों को कहा कि वे वर्ण जो घर्षण करके निकले। हमारी जीवा जिन वर्णों को बोलने में घर्षित होती हो उनको उष्म कहा जाता है। घर्षित होगी तभी गर्म होगा, गर्म वायु का निष्कासन होगा तो इन वर्णों का उच्चारण होगा। और गर्म होने के कारण इनका एक नाम और रख दिया जाता है, वो है क्या? संघर्षी व्यंजन। कौन सा व्यंजन? संघर्षी व्यंजन। ठीक है, इनका क्या नाम रख दिया? एक ही चीज 2 बार रिपीट हो गई। संघर्षी व्यंजन क्यों? घर्षण करके प्राप्त होती है। ठीक है, उच्चारण स्थान में कहां कहां से उच्चारित होते हैं ये आपको हम बता देंगे। उसके बाद एक प्रक्रिया और है इसमें, संयुक्त की। ठीक है, तो संयुक्त में, संयुक्त का अर्थ ही होता है क्या? मिला हुआ। संयुक्त का अर्थ क्या होता है? मिला हुआ। ठीक है, तो मिल करके बना हुआ वर्ण। और वो कौन कौन से होते हैं? कहा वे वर्ण जो 2 वर्णों से मिल करके बने हुए हों उनको संयुक्त कहा जाता है। और वो वर्ण है क्ष, त्र, च और स्र। उसमें कौन कौन से वर्ण मिले हैं ये भी देख लीजिएगा। क और श मिलाया गया है, क और श मिलाया गया है। त्र में त और र मिलाया गया है। ज्ञ में ज और य मिलाया गया है। स्र में स और र मिलाया गया है। ठीक है, इन वर्णों को मिला करके, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया? संयुक्त। तो संयुक्त माने मिलकर के बनाए गए वर्ण हैं, उनका नाम इसीलिए रख दिया क्या? संयुक्त वर्ण रख दिया गया। ठीक है, तो ये वर्ण प्रक्रिया थी आपके सामने।
और इसमें सबसे अधिक आपको फोकस करना है किसमें, स्वर वर्ण पे और संयुक्त और उस पे स्पर्श व्यंजन पे। संधि में सबसे अत्यधिक काम आने वाली जो है यही दो वर्ण की प्रक्रियाएं हैं, ये दो चीजें हैं, ठीक है ना। और इसके बाद हम आपके टॉपिक अगले वीडियो में संधि की टॉपिक देंगे, और जिससे संधि हमारी जो है अच्छे तरीके से समझ में आए, आप इसको दोबारा एक बार फिर पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, कहिएगा हम दोबारा फिर पढ़ाएंगे आपको, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।